नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस ग्रोथ मोड यूपीएससी के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस सत्र में हम लोग द हिंदू से एक चयनित अति महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल में दृश्यमान है, इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड बीआईटी। बीआईटी संक्षिप्त स्वरूप है इसका, मगर इसे अगर एक्सप्लोर करें हम तो इसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहा जाता है, यानी कि द्विपक्षीय निवेश करार या समझौती। बहुत ही अहम है। साथ ही में आज जो इन्वेस्टमेंट इंडिया की जो हो रही है विदेशों में, उसमें जो आज का फोकस्ड राष्ट्र है हमारी चर्चा का, वो है श्रीलंका। ठीक है, कि श्रीलंका में कैसे भारत को अपने निवेश आगे बढ़ाना चाहिए, प्लस श्रीलंका का भारत की निवेश के संदर्भ में क्या रुख है, भारतीय निवेश के परिप्रेक्ष्य में क्या रुख है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। लेख सिंपल सा है, थोड़ा बहुत संशोधन दिया हुआ है, मगर इसमें से हमारी परीक्षा संबंधी सनदी सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी जो तत्व निकलते हैं सामान्य अभ्यास के, वो हमारे लिए थोड़े जानने महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ हमारी चर्चा करेंगे। साथ ही में ऑन द अदर साइड ऑफ स्क्रीन एज यू कैन सी, व्हाई इन्वेस्ट इन श्रीलंका। ठीक है, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो कि यहाँ पूछा गया है, और साथ ही में नीचे इंडिया और श्रीलंका के सिंबॉलिक फ्लैग भी दिए हुए हैं, ताकि हमें मालूम हो कि भारत का जो निवेश है वो किस दिशा में होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। साथ ही अगर वाई इन्वेस्ट इन श्रीलंका की बात करें तो आज हम लोग इस मुद्दे पर व्यापक रूप से नहीं गौर करेंगे, मगर यहाँ देखते चलेंगे कि श्रीलंका एक हमारा पड़ोसी है। साथ ही में जो हिंद महासागर है उसमें श्रीलंका की स्थिति, श्रीलंका का स्थान, भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही व्यू रचनात्मक है, बहुत ही रणनीतिक है, तो उस तरीके से भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है श्रीलंका। प्लस जैसे मैं मालूम है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है वो पौराणिक काल से है। ठीक है, प्राचीन समय में भी हमें कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, कई सारी पुष्टियां मिली है कि हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सके, एक कंक्लूजन पर पहुंच सके कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है। प्लस यहाँ ये भी एक बात है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है उसमें कई बार जो दुविधाएं है वो उत्पन्न होती रही है। तो ये भी एक ऐसी वास्तविकता है, जैसी वास्तविकता है कि भारत और श्रीलंका दोनों एक जो है पुराणकालीन दोस्त है या मित्र है। प्लस आए दिन वर्तमान समय में हम जो चीन का जो हस्तक्षेप देख रहे हैं श्रीलंका में, क्योंकि मैं मालूम है कि चीन जो है वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना के तहत भारतीय पड़ोसियों के देशों में अपना फंड फ्यूल कर रहा है। ठीक है, इट्स पंपिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, साथ ही में वहाँ अपने बेस भी बनाता है, मिलिट्री बेस भी बनाता है। तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए चाइना श्रीलंका में भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव है। तो हमें इसे भी टैकल करना है, इसे भी एड्रेस करना है। तो इसीलिए भारतीय जो निवेश है वो श्रीलंका में बहुत ही अहम है। श्रीलंका के लिए तो होंगे ही, मगर भारत के लिए भी बहुत ही अहम है। मगर पिछले कुछ दिनों में एक नई डेवलपमेंट आई है जिसके तहत कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने यूनानिमसली, यानी कि एक पक्षीय रूप से एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें से भारत को और भारत के साथ जो भारत का साथी देश था जापान, उसको बाहर निकाल दिया। तो हम लोग यह पूरा मुद्दा देखेंगे कि कहाँ से बाहर निकाला, भारत और जापान कहाँ पर थे, भारत जापान और श्रीलंका के बीच में क्या तय हुआ था, इत्यादि चीजों को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत हम लोग इस तस्वीर से करेंगे जो आज के इस द हिंदू के न्यूज़पेपर में छपा है, प्रभास राजन के द्वारा यह लेख लिखा गया है। साथ ही में वे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, तो अध्यापक का काम करते हैं, और उसी ने अपने जो निजी विचार है वो हमारे सामने रखे हैं कि क्या दरअसल बाधा आई, क्या जो है चुनौतियाँ आई कि श्रीलंका को ऐसा करना पड़ा। तो देखेंगे पूरा लेख, बहुत ही व्यापक रूप से एक्सटेंसिवली स्टडी करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस चर्चा 3 विभागों में हम लोग करना चाहेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम लेख के निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, साथ ही में लेख में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उपयोगी साबित हो सकती है, उसको देखेंगे, और साथ ही में उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो रेसिन है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। प्लस अगर परीक्षा संबंधी इसकी उपयोगिता देखें तो जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है, इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ ही में जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी संबंधी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज द टॉपिक ऑफ फंड मैनेजमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इत्यादि चीज़ों की बात यहाँ होगी। तो मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी यह आज का जो मुद्दा है वो संबंधी है। तो दोनों तरफ से हमें फायदा हो सकता है।
एक हमें इंटरनेशनल रिलेशन का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी जानने को मिलेगा कि भारत और श्रीलंका की आज स्थिति क्या है, और आज स्थिति जैसी भी है उसके लिए जवाबदार तत्व कौन है, और साथ ही में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी उसके तत्व भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, लेख में जो आधार लिया हुआ है जिस समाचार का, वो डेवलपमेंट दरअसल कुछ दिन पहले ही हो चुका है। जनवरी के एंड में श्रीलंका ने ऐसा जाहिर किया कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी वो दरअसल एक ट्राइलैटरल था, मगर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल। ये हमें समझना है। इट वाज ए ट्राइलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया, जापान, श्रीलंका, ठीक है। प्लस कोलंबो पोर्ट बहुत ही मुख्य शहर है, बड़ा शहर है, और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है श्रीलंका की। तो वहाँ का जो पोर्ट है उसका एक ईस्टर्न कंटेनर, या आप कह लीजिए ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए ये 3 देश साथ में आए थे, और इन 3 देशों के बीच में सहमति हुई थी। वो वर्ष था 2019 का। देखिए, वैसे तो यह सहमति भी काफ़ी आंदोलन के बाद हुई, काफ़ी विरोध के बाद हुई। अगर इसकी टाइमलाइन देखें तो कुछ ऐसा है कि कोलंबो में आज चाइना जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाजिर है, ठीक है। कोलंबो पोर्ट जो है उसका 85% स्टेक चाइना का है। उसका एक जो टर्मिनल है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, मगर उसमें चाइना का हस्तक्षेप बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वे लोग अब विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से वे लोग अब घबरा गए हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई विदेशी नहीं चाहिए। भले ही डेवलपमेंट भले ही तेजी से ना हो, भले ही धीमी गति से हो, मगर वो डेवलपमेंट आत्मनिर्भर रूप से होना चाहिए, ऐसा श्रीलंकन लोगों का कहना है। तो इन्होंने जब ये बातचीत दोनों पक्षों के बीच में शुरू हुई तो सर्वप्रथम इसमें 2 ही पक्ष थे। एक पक्ष था भारत का और एक पक्ष था श्रीलंका का। तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई डिप्लोमेटिक लेवल से। दोनों के जो अफसर थे, अधिकारी थे, उन लोगों के बीच में बातचीत शुरू हुई, और ये तय होने ही वाला था कि अब श्रीलंका जो है वो अपना ईस्ट कंटेनर डेवलपमेंट का जो काम है, जो टर्मिनल का डेवलपमेंट का, वो भारत को दे देगा। मगर इसको सुन के वहाँ का जो पोर्ट स्टाफ था, वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, वहाँ का जो यूनियन था, इन लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, भारी विरोध। और यही विरोध की वजह से श्रीलंका की गवर्नमेंट को एक बार और सोचना पड़ा, और यही सोच के कारण इसमें जापान की एंट्री हो गई, एंटर्ड। अब जापान की एंट्री हो गई है 2019 में। रानिल विक्रमसिंघे वाज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से भारत इस समझौते में मौजूद रहा। अगर आज के दिन जो वहां के राष्ट्रपति है, अगर वो होते 2019 में, तो भारत कब का निकल गया होता, भारत को यह चांस ही नहीं मिला होता। मगर रानिल विक्रमसिंघे, जैसे मैं मालूम है कि ही इज बैकिंग इंडिया, भारत के समर्थन में है, भारत के समर्थन वाले राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, तो इसीलिए भारत को यहाँ जगह मिली थी 2019 में। मगर अब फिर से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया है और यूनानिमसली, यानी कि एक तरफा निर्णय ले लिया है कि हम लोग इस पूरी ट्रीटी को टर्मिनेट करना चाहते हैं, हम लोग इस पूरी ट्रीटी को खत्म करना चाहते हैं, जिससे भारत भी खुश नहीं है। भारत के लिए भी यह एक बड़ा शौक है, और साथ ही में यह एक प्रकार का झटका है, और साथ ही में जापान के लिए भी यह एक शौक है, उसके लिए भी झटका है। दोनों ने इस डेवलपमेंट के ऊपर आपत्ति जताई और श्रीलंकन सरकार की कड़ी निंदा की है, ठीक है। मगर अब श्रीलंका जो है वो नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत को अब फिर से जो है छोटी छोटी अन्य चॉकलेट्स दे रहा है, जैसे कि अब भले ही आप ईस्टर्न टर्मिनल के डेवलपमेंट में से निकल गए, ईस्ट कंटेनर डेवलपमेंट में से, मगर आपको वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का डेवलपमेंट दिया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑथोरिटेटिव डिसीजन नहीं आया, कोई ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं आया ऑन द इधर साइड, मगर ऐसी एक बात चल रही है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे प्रथम 2019 में भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में यह एक बैठक लगी,
यह एक समझौती हुई। समझौती के तहत भारत और जापान श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल में निवेश करेगा, भारी निवेश करेगा। पूरा जो टर्मिनल है वो अच्छा खासा बनाएगा, जिसमें भारत और इंडिया दोनों को मिला के उनका शेयर रहेगा 49%। 49% एंड साथ ही में श्रीलंका का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 51%। देखिए, इसके लिए हमें कोलंबो समझना होगा, कोलंबो का पोर्ट समझना होगा। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे प्रथम हम लोग इसकी भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं। देखिए, श्रीलंका जैसे हमें मालूम है छोटा सा देश है, भारत के दक्षिण बाजू में है और हिंद महासागर में बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है। उसमें भी जो कोलंबो है, ठीक है, वो भी भारतीय बाजू हिंद महासागर में बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है। तो भारत के लिए ये बहुत ही अहम जगह है। तो इसीलिए इंडिया वॉज कीन टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मगर अब यह नया डेवलपमेंट आया जिसके तहत भारत को निराशा हासिल हुई है। मगर कोई नहीं, हम लोग जो है आगे चलकर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध जो है और मजबूत और गाढ़ कर सकेंगे या करेंगे। अब देखना है कि ये जो कोलंबो है ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसके ऊपर चीन की भी नज़र है, क्योंकि भारत से बेहद करीब है, भारत के तमिलनाडु से बेहद करीब है। साथ ही में यहाँ अगर इंडियन ओशन रीजन पे में प्रभुत्व कायम करना है, देन दिस कोलंबो इज अ वेरी वाइटल लोकेशन। तो ये उसके लोकेशन की बात रही। अब अगर उसका पोर्ट देखें तो हमारे पास एक एनिमेटेड पिक्चर है इस पोर्ट का, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कुल 3 टर्मिनल फिलहाल वहाँ कार्यरत है और चौथा डेवलप करने की बात है, जिसमें भारत और जापान की भागीदारी होनी थी, मगर अब वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम है जया कंटेनर टर्मिनल विच इज शॉर्टली नोन एज जेसीटी। साथ ही साउथ एशियन गेटवे टर्मिनल which is called SAGT and the one is कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, तो देखिए यह जो कोलंबो इंटरनेशनल टर्मिनल कंटेनर टर्मिनल है वो चाइना की मदद से, चाइना की पूर्ण मदद से वो डेवलप हुआ है। बहुत ही हाई क्लास है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें चीन का स्टेक, चीन का हिस्सा 85% है और मात्र 15% ही श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के पास है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह भी एक कारण है कि श्रीलंका आज भारत की हाजिरी का विरोध कर रहा है। भारत व जापान यानी कि अन्य कोई विदेशी ताकत की हाजिरी का विरोध कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को मालूम पड़ गया कि चीन कैसे पैसे यहाँ निवेश करके अब जो है वो दादागिरी कर रहा है, अब वो श्रीलंका को दबा रहा है। तो वहाँ के यूनियन के लोग भी नहीं है खुश कोई विदेशी ताकत आए, और वहाँ की जो अथॉरिटी है वो भी नहीं है खुश की विदेशी ताकत आए। तो इसीलिए आज श्रीलंका जो है वो एक ऐसा फैसले के साथ हमारे सामने आया है कि हम लोग जो है यह हमने जो समझौती की थी वो समझौती को हम लोग तोड़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों देशों के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया जो श्रीलंका को मिली है, मगर श्रीलंका तो एट द एंड ऑफ द डे अपने इंटरेस्ट में ही फैसला लेगा। तो ये बात पूरी रही निष्कर्ष की। अब हमें समझना है महत्वपूर्ण बातों में कि दरअसल आज के चर्चा का मेन मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम 2019 में जैसे हमने आपको बताया, तीनों देशों के बीच में इंडिया, जापान और श्रीलंका, तीनों देशों के बीच में एक समझौती हुई जिसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहा जाता है, मगर यह ट्राइपेरिट था। इट वाज अ ट्राइलेटरल। जिसमें भारत भी निवेश करने वाला था, जापान भी निवेश करने वाला था। और एक्सपेक्टेड अगर इसकी लागत की बात करें, कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट, तो एक अप्रोक्स हम लगा सकते हैं जिसके तहत $500 मिलियन टू $700 मिलियन तक का खर्च यहाँ होने वाला था। मगर श्रीलंका के लोगों को और श्रीलंका की सरकार को जो है थोड़ा डर लग गया, और अपने एक्सपीरियंस से ही उसको डर लगा है। ऐसे ही डर नहीं लगा, जो एक्सपीरियंस उनको, जो कड़वा एक्सपीरियंस, कड़वा अनुभव जो उन लोगों को चीन से मिला है, ठीक है, जब उन्होंने चीन को मेजर स्टेक दे दिया इस पूरे टर्मिनल का, तो वो यहाँ रिपीट नहीं करना चाहते, ऐसा हमें प्राथमिक रूप से लगता है। प्लस यहाँ एक थियरी ये भी है कि चीन का भी दबाव हो सकता है,
चीन भी ये नहीं चाहता कि भारत ऐसे देशों में आगे बढ़े, भारत ऐसे देशों में अपना निवेश करे, क्योंकि निवेश करने से भारत की स्थिति जो है वो भी मजबूत होगी इन देशों में। तो ये चीन के लिए एक अपने आप में खतरा है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि इसमें चीन का हाथ है। अगर भारत और श्रीलंका की बात करें तो दोनों के बीच में यह बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की शुरुआत 1997 से हो चुकी है। 1997 से दे बोथ साइंड BIT इन द 1997 प्लस जैसा हमें मालूम है कि कई वर्षों में भारत ने कई सारे देशों के साथ यह बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की है, मगर इन द ईयर 2017 कुछ कारणों की वजह से भारत ने अपने कई सारे जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स थे वह कैंसिल कर दिए। इंडिया कैंसल्ड मैनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स इन ईयर 2017। इसका भी कारण है जो हम लोग आगे लेंगे हमारी चर्चा में कि क्यों भारत ने ऐसा किया। ठीक है, क्यों भारत ने कई सारे देशों के साथ अपने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स थे वो खत्म कर दिए, वो टर्मिनेट कर दिए। और ये भी फैसला एक पक्षीय ही था, भारत का ही था, सामने वाली पार्टी का नहीं था। दोनों के बीच में सहकार साध के यह फैसला नहीं लिया गया था, मगर भारत ने अनैनिमसली यह फैसला लिया था। तो ये भी समझेंगे। तो अब हमें देखना है कि भारत के लिए ऐसा कौन सा कारण रहे होंगे कि जिस कारण की वजह से भारत ने कई सारे देशों के साथ ये जो चीजें हैं वो खत्म कर दी। और इसकी चर्चा हम लोग हमारे तीसरे चरण में करेंगे। लेख में इतनी ही बातें हैं, टेक्निकली बातें दी गई है लेख में। इसकी कॉस्ट की बात की गई है, कब भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे प्रथम बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ था, साथ ही में कौन कौन से इसमें देश शामिल है, कौन सी साल हुई थी, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हुई है। मगर जो यहाँ हमें देखना है वो कुछ अलग चीज़ें देखेंगे जो हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। देखिए, जो ये BIT होता है इसकी एक ही खासियत है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। स्टेट डिस्प्यूट और यहां आ जाएगा इन्वेस्ट। ठीक है, तो यह मैकेनिज्म है, यही इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की खासियत है, या आप कह लीजिए ट्रीटी, एनीथिंग इज एप्लीकेबल हियर। तो इसके तहत यह मैकेनिज्म है, ये यूनिक मैकेनिज्म है। देखिए कैसा काम करता है। यह प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, मेरे और आपके जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने फॉरेन कोई कंट्री में इन्वेस्ट किया हो, प्लस अगर वो कंट्री के द्वारा इस एग्रीमेंट का अगर वायोलेशन हो या ब्रेच हो, देन दे कैन sue इट पर्सनली इन एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये हक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिला है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अगर भारत की और कोई भी देश की बीच में जो यह इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक बार हो गई, द्विपक्षीय निवेश समझौती हो गई, सपोज आप समझ लो, देन भारत के कोई प्राइवेट प्लेयर्स जो है वे तैयार होंगे कि बाहर हम लोग हमारा जो फंड है वो निवेश करेंगे, साथ ही में वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो होस्ट कंट्री है, जो मेजबान देश है, अगर उसने यह एग्रीमेंट का वायोलेशन किया, देन देश तो करेगा ही, भारत एज ए कंट्री तो उसके सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा ही, मगर जो प्राइवेट इन्वेस्टर जिसने अपना फंड वहां इन्वेस्ट किया है वो अपने आप व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में इस होस्ट कंट्री को स्यू कर सकता है, उसके सामने मुकदमा चला सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी प्रोविज़न है जो कि इन्वेस्टर्स के मोरल को बूस्ट करने के लिए यह बिट में लगाई गई थी। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से आज भारत जो है वो कई सारी इस
बीट नामक समझौतियों को खत्म करता आया है। और जो हमने जिक्र पीछे किया 2017 में भारत ने ऐसा कदम उठाया था, इंडिया कैंसल्ड मल्टीपल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विथ मल्टीपल नेशंस। तो इसका यही कारण है, बाहर की जो कंपनियां थी वो भारत के ऊपर सू करने लगी, क्योंकि भारत कोई कोई समझौतियों में जो है ब्रेच कर रहा था, और इसकी वजह से भारत के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे भी चलने लगे। तो भारत ने क्या बोला कि भाई हमें यह मैकेनिज्म भी पूरा नहीं चाहिए, तो 2017 में हमने खत्म कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि आज जो श्रीलंका ने कदम लिया है, आज जो श्रीलंका ने कदम उठाया है, ठीक है, जिसके तहत कुछ भारत के प्राइवेट इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करने वाले थे, मगर वो अब सू नहीं कर पाएंगे। भले ही श्रीलंका ने इस एग्रीमेंट की प्रोविजंस को ब्रेच किया हो, वायलेट किया हो, मगर दे विल नॉट एबल टू सू द एंटायर नेशन, बिकॉज ये समझौती हुई ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की 2019 में, और हमने हमारे पक्ष से 2017 में ही श्रीलंका के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को खत्म कर दिया था। एक पक्षीय यह फैसला था हमारा, ठीक है। तो अब उस खत्म करने के फैसला के बाद ये ट्रीटी हुई है, तो इसके ऊपर उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे, और इसी की वजह से हमें इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे अदानी इन्वेस्टर्स जो हमारे जो है बड़े बिजनेस टाइकून में उनकी गिनती होती है, उनके द्वारा यहाँ पोर्ट डेवलपमेंट होने वाला था, मगर अब ये पोर्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि श्रीलंका ने नया डेवलपमेंट दे दिया है। प्लस अदानी एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही ऑल्सो कैन नॉट स्यू, जो बात हमने यहाँ देख ली। अगर हमने टर्मिनेट नहीं की होती 2017 में तो निश्चित रूप से हम लोग सू कर सकते थे, मगर अब हमने सामने से ही वो 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही इसको टर्मिनेट कर दिया है, जब से हमने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ कुछ नहीं कर सकते, और इसके तहत हमें ये एक जो है एक इम्यून मिला था कि 15 वर्ष 15 ईयर्स तक का हमें बफर पीरियड मिला था, बफर टाइम। बट इन द केस ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, अगर वो चालू रहती तो 15 वर्षों तक हमारे इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होता, 15 वर्षों तक हमारे इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं। मगर अब हमने वहां उसको सामने से ही ब्रेक कर दिया है, फ्यू ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस न्यू ट्रीटी या न्यू एग्रीमेंट, देन राइट नाउ वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग आज के दिन वर्तमान समय में कुछ नहीं कर सकते, तो ये पूरी बात है। और इसी के लिए श्रीलंका जो है वो भी मुक्त रूप से है, क्योंकि उसे मालूम है, एग्जैक्टली मालूम है कि भारत ने ही 2017 में ये पूरा जो एग्रीमेंट है, पूरी समझौती उसको टर्मिनेट कर दिया था, तो अब हमारे ऊपर कोई भी शू नहीं कर सकता। तो ये पूरा मुद्दा है। साथ ही में हमने कोलंबो के बारे में तो देख लिया, उसकी स्थिति देख ली, भौगोलिक स्थिति, उसकी अहमियत समझने का प्रयास किया। साथ ही में हमने उसको एक पोर्ट को भी देखा, बहुत ही करीब से देखा, और उसमें भी जाना कि कौन कौन से पोर्ट है और कौन सा भारत और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप होने वाला था। अब हमें आगे देखना है इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एट अ ग्लांस। हमें कुछ तथ्यों को देखना पड़ेगा, जिसके तहत देखिए, सर्वप्रथम भारत ने 1994 में शुरुआत की, फर्स्ट मीट, एंड इट वाज विथ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये हमें याद रखना है, बहुत ही अच्छी माहिती है, हमारे प्रिलिमिनरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही में 1994 के समय से आज दिन तक हमने 75 राज्यों के साथ इस समझौती पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौती और अन्य 25 राज्यों के साथ, या आप कह लीजिए राष्ट्रों के साथ, हमारी बातें चल रही है। राष्ट्रों के साथ बातचीत, ठीक है। साथ ही इन 75 देशों में से 40 देश जो है वे या तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो वहां इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्लस हमने पिछले 5 वर्षों में 20 से अधिक ऐसी ट्रीटीज को एनफोर्स किया है,
एनफोर्स। मगर पिछले 3 वर्षों की बात करें तो मात्र और मात्र 3 या 4 ही ट्रीटी हम लोग एनफोर्स कर पाए हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात है और ये सारी एलिमेंट्री माहितियां हैं जो भारत और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के साथ संबंधी है, जो हमारी परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हमने इस पूरे उपाख्यान में कई सारी बातें देखी। सबसे प्रथम तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कोलंबो का पोर्ट है उसके बारे में जाना, कोलंबो की स्थिति देखी, साथ ही में भारत का और श्रीलंका का संबंध देखा इस बिट के अनुसंधान में, इसके परिप्रेक्ष्य में, और हमने इंडियन बिट्स के बारे में भी थोड़ी माहिती देखने का प्रयास किया। अब वक्त है आज के सवाल का, जो कि एक प्रीलिम न्यूक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्रथम, भारत ने अपनी प्रथम बिट वर्ष 1994 में तय करी थी। दूसरा, आज दिन तक हमने 75 देशों के साथ ये समझौती करी है। तीसरा, 75 देशों में से 40 देश विकासशील व कम विकसित है, यानी कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है। उपर्युक्त कथनों में से सत्य वाक्यों को चुने। हमारे पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों सत्य है। ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, एंड ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आपको इसका सही जवाब कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिंड किया जाएगा। साथ ही में अगर आपको यह हमारा सेगमेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, कृपया बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि पहले से पहली अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। प्लस हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों तक यह हमारे जो इन्फॉर्मेशन रिच सेशन है वो पहुंच पाए। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ, अगले संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।